स्टार्ट हो गया, चलिए। आप ठीक है, स्टार्ट है। चलिए, आप सभी का टीचर्स एकेडमी के इस मंच पे स्वागत है। देखिए, आज हम लोग नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर का जो नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर का ये नए कोर्स के साथ आए हैं, क्योंकि अभी आप लोग का हाल फिलहाल एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद कुछ बच्चों के आंसर की देखे होंगे, मिलाए होंगे, और कुछ बच्चों को सफलता भी मिली होगी और कुछ को असफलता भी। अब इसके आगे आप लोग को ये जानना है कि आप फर्स्ट पेपर में कैसे अच्छा कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत विभिन्न माध्यमों से पढ़ाई की होगी, लेकिन कुछ बच्चे विशेष रूप से असफल हुए। तो उसके लिए आज टीचर्स एकेडमी की तरफ से आपको एक नए प्रकार से या किस तरह से स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है, इसके आधार पर ये बैच शुरू की जा रही है। अभी ये बैच आप लोग के लिए पब्लिक ही है, आप इसको आराम से देखिए, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है इसके साथ या क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी है। तो इस पर नई चीज़ें ये रहेंगी कि ये जो 10 टॉपिक आपके आते हैं फर्स्ट पेपर में, आप सभी नॉर्मल परिचित हैं कि फर्स्ट पेपर में 10 टॉपिक अलग अलग आने हैं। इन टॉपिकों को कैसे तैयार करें कम समय में, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया और पढ़ा वैसे अच्छे से ही था, तो कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चली। ठीक, सबसे पहले बताते हैं कि इसमें आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी, फर्स्ट पेपर में क्या क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो नए बच्चे थे, तो ये जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों एक साथ लिए जाते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है वो 50 क्वेश्चन का है, जो डिसाइड लगभग क्या कराता है कि आप जेआरएफ कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट पेपर का सबसे अधिक रोल बना होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट के इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये, तो सब्जेक्ट तो आप एमए के हिसाब से जो भी लेते हैं वो कर ही रहे होंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर जेआरएफ बनाने के लिए निर्णायक साबित होता है। ठीक है, कमेंट शो करता है। अब इसके बाद ठीक है, तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं जो नए बच्चे हैं उनके लिए, यानी कि 50 क्वेश्चन आप फर्स्ट पेपर में देखेंगे और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में रहेंगे। पैटर्न 150 क्वेश्चन का है, 3 घंटे का है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक, सेकेंड बात, अब जरूरी क्या है जेआरएफ के लिए, देखिए नेट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है, और जेआरएफ के लिए जनरल में 30 साल लिमिट है, और बाकी अन्य को जैसे वुमेंस कैंडिडेट हैं या SC ST कैंडिडेट हैं या अदर कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक, इतनी बातें आपके एक साथ हैं। अब फर्स्ट पेपर में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो देख लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसका जो पाठ्यक्रम है, फर्स्ट पेपर का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपके टोटल कितने शीर्षक हैं या टॉपिक हैं, 10 टॉपिक्स। अब इन 10 टॉपिकों में आप सभी को वैसे नॉर्मल पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। टीचिंग में आज आप लोग को जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहले मैं वही बता देता हूँ कि फर्स्ट पेपर में सबसे अधिक प्रश्न किन किन टॉपिकों से बन सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है, देखिए टीचिंग का जो सबसे ज़रूरी पार्ट है जिससे सबसे अधिक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, पहला है अधिगम, दूसरा मूल्यांकन, और तीसरा नवाचार, और एक टॉपिक है टीचर एंड स्टूडेंट के विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। तो आपके अधिगम, मूल्यांकन, नवाचार और टीचर और स्टूडेंट की जो मूल विशेषताएं हैं या उनसे संबंधित जो कारक या प्रश्न हो सकते हैं वो आपसे पूछेंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोग को इसमें कम से कम देखनी है। बाकी आपके टॉपिक में अन्य चीज़ें भी जुड़ी रहेंगी, जैसे विधियाँ, पाठ्यक्रम, पाठचर्या, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड रहती हैं। तो टीचिंग में आपके ये सारे टॉपिक्स रहते हैं। अगर बच्चा विशेष रूप से अधिगम, मूल्यांकन, नवाचार और टीचर स्टूडेंट के रिलेशन और इसके फैक्टर्स पे ध्यान देगा तो इसमें आराम से 3-4 क्वेश्चन तो आप बड़े इजीली बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है टीचिंग में एक और चीज़, भाषा। अगर आप भाषा को ढंग से समझ पाते हैं तो फर्स्ट पेपर अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, हाँ भैया प्रणाम। नेक्स्ट देखिए, इसके अतिरिक्त रिसर्च, यानी कि आपका
शोध अभिवृत्ति। इसमें कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे जरूरी टॉपिक शोध की प्रकृति, ये जरूर अच्छे से पढ़ा करिए। दूसरा विशेषताएं, किस विधि की कौन सी विशेषता है अथवा नहीं है। दूसरी बात, इसमें एक टॉपिक होता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और विधियों में भी आपको पता है 3 विधियां आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, जैसे प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, एकल जिसे आप केस स्टडी बोलते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त वर्णनात्मक, ठीक। इसके बाद आजकल जो टॉपिक 21, 22, 23 में विशेष रूप से जुड़ रहे हैं, हाँ भैया शुभ संध्या, उसमें विशेष रूप से आजकल साहित्यिक चोरी और नैतिकता से संबंधित प्रश्न बनते हैं, ठीक है। बाकी रिसर्च के आपको चरण वगैरह याद कर लेने जो बेसिकली बनते हैं परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल, वो प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। ये शोध में आपके टॉपिक रहेंगे। इसके बाद जो देखा जाए आपके फर्स्ट पेपर में एक आसान भी टॉपिक जुड़ा हुआ है, वो है संचार। संचार आपका तीसरा टॉपिक रहता है, लेकिन आजकल संचार में अधिक से अधिक जो इनोवेटिव या नवाचारी जिसे कहते हैं, नवाचारी संचार से जुड़े प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, यानी कि दर्शकों के प्रकार, मीडिया के प्रकार, या फिर अवरोध से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इस टाइप की चीज़ें इसमें आजकल ज़्यादा आती हैं। तो तीसरा टॉपिक आपका संचार है, जिसमें आप परिभाषा वगैरह, प्रकार वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन आपका एक सिंपल टॉपिक है जिसको आप अपने से भी समझ के आसानी से कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसके अतिरिक्त आपका चौथा टॉपिक जिसमें आप ला सकते हैं, देखिए मैथ के भी क्वेश्चन रहते हैं और तर्क यानी कि लॉजिक, रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आप इसको रीजनिंग ही कर लीजिए। ये मिलाकर के 5 क्वेश्चन ही आते हैं। तो मैथ में तो आपको पता होगा कि इस बार मैथ में बहुत सी चीज़ें बाद में इंक्लूड कर दी गई थी, वो सारे टॉपिक मैथ में आते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज वगैरह वगैरह, ये सारे टॉपिक आते हैं, ठीक। और रीजनिंग में भी परंपरागत रूप से रीजनिंग जो आ रही थी वो भी पूछी जा रही है। हाँ, अंतर क्या आया है 19 के बाद से और आज के पेपरों में, अंतर इतना आ चुका है कि अब ये जो पोर्शन है इसके क्वेश्चनों में क्या है, डाइवर्सिटी बहुत आ गई है। जो चीज़ें इसमें बदली जाती थी वो उसके आगे भी चीज़ें बदलती जा रही हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट आता है इसके बाद लॉजिक यानी कि तर्क का पोर्शन। लॉजिक में पहले आप लोग जब सिलेबस पढ़ते थे या देखे होंगे तो केवल वेस्टर्न लॉजिक था, यानी कि पाश्चात्य तर्कशास्त्र। लेकिन अब जब से सिलेबस चेंज आया तो अब इसमें भारतीय तर्कशास्त्र जुड़ गया है। हाँ, ये पोर्शन बहुत आसान होता है, अगर आपको एक बार समझ में आए तो इसके 5 के 5 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें उतनी समस्या नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, यानी कि पाश्चात्य और भारतीय तर्कशास्त्र मिला करके 5 क्वेश्चन लॉजिक में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सिलेबस में आपके आता है आईसीटी। आईसीटी में आपको कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से प्रश्न बनते हैं। तो आजकल ये भी जो पोर्शन है उसमें हर चीज़ नवाचारी पद्धति वाले प्रयोग से पूछी जा रही हैं, यानी कि वेब के स्वरूप पूछे जाते हैं, नए नए टर्म्स पूछे जाते हैं, एआई और ईआई पूछे जाते हैं, बाइनरी वगैरह पहले भी पूछे जाते थे तो उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ प्रणाम। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके बाद आपको आगे एनवायरनमेंट आता है, यानी कि पर्यावरण का सेक्शन। पर्यावरण के सेक्शन में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये केवल पर्यावरण नहीं है, इसके साथ साथ इसमें क्या जुड़ा हुआ है, विकास
और इसी में एक वर्ड और जुड़ा है लोक। लोक विकास और पर्यावरण इस टॉपिक का नाम है। तो आपको लोगों का रिलेशन पर्यावरण से और विकास होता रहे सतत रूप से, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो इसके टॉपिक्स पहले से भी डिसाइड करके रखें, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ठीक है। इसी में आपको MDG SDG टाइप की चीज़ें पढ़नी रहती हैं। ऊर्जा स्रोत पढ़ने रहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जो सम्मेलन हैं वो पढ़ने रहते हैं। सम्मेलन, और इसमें एक और ज़रूरी टॉपिक होता है प्रदूषण। तो ये एक व्यापक एरिया कवर करता है आपका पर्यावरण विकास और लोग वाला, ठीक है। हाँ भैया सभी को नमस्ते। इतनी चीज़ें इसमें है। अब इसके अतिरिक्त आपको अगला टॉपिक जो होता है वो है उच्च शिक्षा का। हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है पढ़ने के लिए, हर बार क्वेश्चन पूछता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो आपको जितनी पॉलिसी हैं वो तो पढ़नी है, लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी 2020 और NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 ये विशेष रूप से पढ़ना है। इसके अतिरिक्त भारत की उच्च शिक्षा एजेंसियां और उनकी रैंकिंग पढ़नी है, और विश्वविद्यालयों का संगठन इत्यादि पढ़ना है। तो सिलेबस अपने आप में एक व्यापक सिलेबस तो है, लेकिन आप धीरे धीरे करके पढ़ के इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त इतने टॉपिक होने के बाद आप इसमें एक और टॉपिक पढ़ते हैं अध्ययन बोध का। अध्ययन बोध का जो विषय है ये वास्तव में आपके बौद्धिक व्यायाम के आधारित है, यानी कि आपने टीचर से जो कुछ सीखा और सामान्य रूप से आप क्या क्या जानते हैं, इसके आधार पर आप अध्ययन बोध के प्रश्न कर सकते हैं। उसको भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि इसको कैसे किया जाए। कुछ बच्चे इसके बहुत से प्रश्न गलत कर लेते हैं स्वयं से। पेपर आपने दिया होगा तो आपने भी बहुत सी चीज़ें गलत की होंगी। तो अध्ययन बोध वास्तव में आपके मानसिक योग्यता और बौद्धिक योग्यता का आकलन करता है। बायोलॉजी के लिए UGC नेट, हाँ अभी आपको कमेंट करके बता दिया जाएगा बायोलॉजी के लिए UGC नेट का क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो अध्ययन बोध का टॉपिक वास्तव में आपके सामान्य ज्ञान और बौद्धिक क्षमता पे आधारित है। हाँ कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जो कि बताई जा सकती हैं और आप आसानी से इसको कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं होता। अब देखिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आप इतने सारे जो 10 टॉपिक हैं लगभग, इनको कैसे कवर करते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने मैथ जहाँ लिखा था उसमें आपको पता है कि DI का पोर्शन भी आपको बताना रहता है। अब इसको अगर हम विशेष रूप से देखें, एक चीज़ समझिएगा, शिक्षण। देखिए जिनके भी पेपर अच्छे नहीं हुए या जिनको नए सिरे से तैयारी करनी है या फिर जो पहली बार दे रहे हैं, तो वो कुछ चीज़ें अगर आसानी से समझ में आएंगी तो आप कर पाएंगे। शिक्षण, शोध और संचार, ये एक प्रकार के पारंपरिक चीज़ों में है, मतलब इसमें बहुत सा आपको करंट चीज़ें नहीं पढ़नी। हाँ ये चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें जोड़ेंगी, आपको उसका अध्ययन करना है, पढ़ना है। तो इसमें आपका जो सैद्धांतिक पक्ष है या बाकी चीज़ें, इसको तैयार करना ठीक ठाक रहेगा। दूसरे में उच्च शिक्षा, जिसके लिए आपको करंट विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है, वो वाले सेक्टर देख लीजिए। उच्च शिक्षा, पर्यावरण, इसके पश्चात आपका ICT। इसके लिए आपको परंपरागत चीज़ें पता होने के साथ साथ ही आपको करंट इश्यूज भी पता होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा बात को। शिक्षण, शोध और संचार में परंपरागत चीज़ें और बाकी शब्द भाषा की पकड़ है, तो आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। मतलब 15 में से आराम से 10-12 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा, पर्यावरण और ICT के लिए आपको परंपरागत चीज़ें जानने के साथ साथ करंट इशू पता होगा, तभी आप 12-13 क्वेश्चन इसका टच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरा ग्रुप है, मैथ, रीजनिंग और DI, ये आपका प्रैक्टिस के आधार पर होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 छोटे छोटे ग्रुप बांटे हुए हैं। अभी एक और चीज़ है जो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ सीखिएगा। शिक्षण, शोध और संचार हो गया, ये परंपरागत रूप से है। जितना अच्छा आप थ्योरी की पकड़ रखेंगे और विषयों को समझेंगे, आप उसमें ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं।
सेकंड जो आपका टाइप है वो उच्च शिक्षा, पर्यावरण और आईसीटी का है, जिसमें परंपरागत रूप से चीज़ें तो आपको तैयार करनी है, समझनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, करंट इशू स्वयं से तैयार करते रहना है। अब ये सारी चीज़ें आप तैयार कैसे करेंगे, मेनली इसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, इसका सबसे ऑथेंटिक सोर्स आप समझिए। जैसे लिखा है ना उच्च शिक्षा, पर्यावरण और आईसीटी, तो आप हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री की वेबसाइट खोलिए, उसमें जो नई नई स्कीमें हैं उनको ध्यान से देखिए। तो इस तरह से चीज़ें आप डेली करते रहेंगे तो टीचर के साथ साथ आप अपना भी क्या करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहेंगे। टीचर तो बताएगा ही बहरहाल, लेकिन आप साथ में करते रहेंगे, डेली एक एक यूनिट सब में से तैयार करते रहेंगे तो चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है मैथ, रीजनिंग और डीआई। असल में बच्चे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वाले लगभग बच्चे मैथ इस तीसरे पोर्शन से बहुत डरते हैं। तो इसमें आपको सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आसान सी चीज़ करके नहीं आते, क्योंकि देखिए डीआई का एक बड़ा सिंपल सा नियम है, इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो होते बहुत आसान हैं, बस आप उसे करते नहीं हैं। हाँ, एक क्वेश्चन वास्तविकता में थोड़ा सा इन बाकी क्वेश्चनों से कठिन मिलेगा, लेकिन इसमें आपको समस्या नहीं आएगी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन आपका प्रैक्टिस के ऊपर होता है। अब एक बात समझिए, मैंने अभी तक आपको टोटल 8 टॉपिक बता दिए हैं। अब बचा है एक टॉपिक, जिससे देखिए एक है लॉजिक का जो टॉपिक, ये वास्तव में बहुत से बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि इसमें भारतीय दर्शन और भारतीय तर्कशास्त्र जुड़ गया है। तो ये लॉजिक आपको अच्छे से पढ़ के करना होगा। हाँ, स्वयं से ये टॉपिक नहीं पढ़ पाया जाता क्योंकि जिन बच्चों का फिलॉसफी का बैकग्राउंड नहीं होता उनको थोड़ी समस्या आएगी और ये चीज़ें बड़ी दिक्कत करती हैं। और इसके तो आपको पता ही है कि आप इसके क्वेश्चन लगाते हैं अपने मेथड से तो अक्सर गलत कर लेते हैं। अब इसके अलावा इसके साथ होता है एक अंतिम पैसे यानी कि अध्ययन बोध। तो टोटल इतने टॉपिक हैं। अब एक बेसिक सी बात समझिए, आपका टोटल आना है 50 क्वेश्चन। अगर आप ऑन एवरेज सब में ज़्यादा नहीं, अगर 3 क्वेश्चन सही करते हैं तो 30, और अगर 4 क्वेश्चन भी सही कर ले 5 में से तो 40, यानी कि आप इसके बीच में लगभग नंबर पाते हैं। अगर 30 से 40 के बीच में, तो आप में एक अच्छी चीज़ आ जाएगी कि आप अगर अपना सब्जेक्ट अच्छा कर रहे हैं तो आप हो जाएंगे क्या, जेआरएफ। क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जो बच्चों को रिसर्च करना है उनका जेआरएफ होना विशेष ज़रूरी है। अभी आपको पता है कि जेआरएफ की फॉलोशिप अभी भी हाइक हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब रही बात एक चीज़ कि ये सारी चीज़ें अगर जैसे आप में से बहुत से बच्चे अभी इसको समझ रहे होंगे और समझने के पश्चात जैसे कुछ बच्चे तो चलिए ठीक है, अंतर क्या आता है, अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जितने टॉपिक मैंने बांट दिए इसके अकॉर्डिंग अगर आप 1 से 3 महीने अच्छे से पढ़ाई करिए, टीचर के गाइडेंस यानी मार्गदर्शन में करिए, तो आपके लिए रास्ता आसान है, ठीक है। और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए तो सारी चीज़ें आपके अनुकूल होती रहेंगी। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको जैसे कि कोचिंग ही नहीं करनी है, चलिए मान लीजिए कोचिंग ही नहीं करनी है, स्वयं से तैयारी करनी है, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए वो भी समझ लीजिए। जैसे कि आप कोचिंग ही कहीं नहीं करना चाहते, स्वयं से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी, तो बेसिक सी चीज़ एक देखिए, जिन भी बच्चों को कोचिंग नहीं करनी है उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, पहली चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, एक अनसॉल्व। वैसे तो जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास भी एक अनसॉल्व होनी चाहिए, लेकिन आप ले लीजिए क्या, एक अनसॉल्व कब से 20 से लेकर 23 तक के जितने प्रश्न हैं उनका एक समूह आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, इसके लिए जो किताब हम प्रेफर करते हैं या सबसे ठीक ठाक लगती है मुझे, वह है KVS मदान की किताब। आप उसको पढ़िए और उससे क्या समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट और भाषा को। कॉन्सेप्ट और क्या समझना है आपको, साथ में भाषा, क्योंकि ये 2 चीज़ें फर्स्ट पेपर में बहुत काम करती हैं। आप बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट और भाषा सीख ली है फर्स्ट पेपर की तो आप आसानी से 30-35 क्वेश्चन कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो ये 2 चीज़ें लेने के पश्चात आप पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों को करिए। बहुत सी चीज़ें आपको इस पेपर में इस किताब के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी, तो उसको स्वयं से ढूंढ करके उसकी नोट्स बनाइए। और एक चीज़ समझिएगा, अपनी नोट्स सबसे अच्छी होती है। जिन बच्चों को वास्तविकता में आराम से समय है
वो काफ़ी लंबे समय तक है, तो इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब रही दूसरी बात कि आप कोचिंग करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ जुड़ रहे हैं, अपने से डेली 1 घंटा, इससे अधिक नहीं, 1 घंटा भी पर्याप्त है, स्वयं से प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करिए। प्रश्नों का हल स्वयं से करिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको सही आंसर पता भी हो तो बाकी 3 आंसर क्यों नहीं है, ये काटना सीखना ज़रूरी है। अगर आप इतनी चीज़ें काटना सीख जाएंगे तो आप इसमें आसानी से जितना करते आ रहे हैं उससे 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर ले जाएंगे, भले आपने वो कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से ना पढ़ा हो। दूसरी बात, जितनी चीज़ें क्लास में पढ़ाई जा रही हैं उसको अलग अलग सोर्स से खुद से ढूंढ करके भी पढ़िए, क्योंकि यूजीसी का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है। इसमें एक समस्या ये आती है कि एक मॉडल आपने कोई पढ़ लिया, एग्ज़ाम आपसे दूसरा नया मॉडल पूछ सकता है, तो आप जो मॉडल यहाँ पढ़ते हैं उसके अतिरिक्त जो मॉडल है वो स्वयं से पढ़ करके उसको फिर से पूछने का प्रयास करिए। तो धीरे धीरे अगर आप ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तो आपको ये समस्या खत्म हो जाएगी। अब जैसे ये टीचर्स एकेडमी में ये सारे कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, आपकी क्लास डेली नियमित समय पर चलेगी। आपने अभी अपना स्व आकलन तो कर ही लिया होगा, लगभग सभी बच्चों ने, जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन्होंने अपने पेपर को देखा होगा और स्व आकलन कर लिया होगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है। हाँ, जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि गड़बड़ी कहाँ कहाँ हुई है, तो जब आप यहाँ पे क्लास करते रहेंगे एक चीज़ समझ में आने लगेगी, क्या क्या चीज़ें आपसे छूट गई, आती हुई चीज़ें आपने गलत कर ली, या फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं आया, ये सारी चीज़ें भी समझ में आएंगी। तो नियमित रूप से आपका क्या चलेगा, यहाँ पर प्रैक्टिस और कोई ना कोई टॉपिक आपको डेली बताया जाएगा, ठीक है। और जो भी एक्सपर्ट रहेंगे वो आकर के आपको बताएंगे, तो एक एक करके डेली चलेगा। हाँ, किसी बच्चे का कोई यदि प्रश्न हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर आगे कुछ चीज़ें बताई जाएं, जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी प्रैक्टिस ही है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और भाषा पे आपकी पकड़ है, तो आपको फर्स्ट पेपर बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई, तो आपको इसी तरह ये सारी चीज़ें करनी है और डेली स्वयं से पढ़ते रहना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि करेंट इशू स्वयं से तैयार करने को, तो एक चीज़ देखिएगा, एक वेबसाइट आपको MOE की मिल जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दूसरी पर्यावरण मंत्रालय, क्योंकि ये सारे सोर्स क्या है, प्रामाणिक सोर्स हैं, ठीक। आप कभी भी इस पे विजिट करिए, आपको नई नई स्कीम्स, योजनाएं पता चलती रहेंगी, या बाकी चीज़ें, या कोई समिट सम्मेलन का पता चलता रहेगा। यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा, और ये ऐसी साइट है जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या होंगी, प्रामाणिक। तो आपके पास जब भी समय हो एक बार खोल करके देख लीजिए, कुछ ना कुछ नया आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसी तरह पर्यावरण मंत्रालय की साइट पे भी आप योजनाएं, सम्मेलन या बाकी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो ये कार्य हर बच्चे को प्रतिदिन करते रहना चाहिए। दिक्कत क्या है, टीचर आपको बताए बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन स्वयं से भी पढ़े रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैं पहले से जानता हूँ, तो वो चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कैच कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो स्वयं से ये सारी चीज़ें करते रहा करिए और पेपर को क्वेश्चन लगाइए और चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ये प्रतिदिन अगर आप करेंगे तो आपको खुद ही दिखने लगेगा कि आप में 5 से 10 क्वेश्चन का डिफरेंस आ गया है पिछले पेपर के अकॉर्डिंग। और बाकी जब टीचर सही गाइडेंस देगा तो आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर कोई समस्या हो तो बताइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके साथ हमेशा रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, तो बाकी चीज़ें यही हैं। हाँ, ये जो कोर्स अभी आपका शुरू किया जा रहा है, इसमें अलग अलग विषय के अलग अलग विशेषज्ञ आपको पढ़ाएंगे, तो आपको कोई समस्या ना हो इसके लिए कोई ना कोई सेशन भी आयोजित किया जाएगा। बाकी चीज़ें ऐसी ही हैं, और वो भी अपना अपना जो भी उनका होगा सब्जेक्ट वो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। मेनली देखिए, अब जैसे मेरे कुछ टॉपिक हैं जो कि हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे स्टार्टिंग से समझ लीजिए, जैसे शिक्षण है, अनुसंधान, संचार, तर्क, उच्च शिक्षा,
जैसे जो विषय हैं ये हम आपको पढ़ाएंगे, बाकी मैथ वगैरह उनके जो टीचर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, वो बिल्कुल आके आपको पढ़ाएंगे, तो आपको चीज़ें आसानी से क्लियर होंगी। ठीक है, और प्रैक्टिस आपको हमेशा कराई जाएगी, जो इस फर्स्ट पेपर के लिए विशेष ज़रूरी है। तो उस प्रैक्टिस को आप हमेशा करिए। देखिए, कोचिंग करते हैं या नहीं करते ये आपका विशेष रूप से रहेगा कि आप कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करना और स्वयं से डेली फर्स्ट पेपर को देना, क्योंकि अभी आपके पास एक सही समय पर्याप्त, दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम होना है, अभी आपका चल रहा है मान लीजिए जुलाई खत्म, तो अगस्त से भी, तो एक पर्याप्त टाइम गैप है, जिसमें अगर आप सदुपयोग कर लेंगे इस समय का अपने सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर को देने में, तो JRF आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ समझिएगा, सरकार जब भी किसी को पैसा देती है तो बेवजह नहीं देती। इतनी फेलोशिप दे रही है तो वो क्या करेगी, वो आपको पूरी तरह से, समझ लीजिए एग्ज़ाम आपको पूरी तरह से फेल करने की कोशिश कर रहा है, आपको पूरी तरह से पास होने की कोशिश करनी है। और यही अंतर बस टीचर के पढ़ाने में आ जाता है, क्योंकि वो आपको कुछ चीज़ें आसानी से बता देता है। चलिए कोशिश करेंगे, जो भी रहेगा पढ़ाएंगे ही। बहरहाल इतनी चीज़ें समझते हुए, हाँ एक और बात, अब जैसे डेली क्लास चलती है तो आप लोगों को कुछ करना है। जिन बच्चों ने पेपर दिया है, ध्यान से देखिए, अगर डेली आपकी क्लास चल रही है तो जिन बच्चों ने पेपर दिया है अभी, उनके पास उनके पेपर्स हैं, तो उनके जो भी नए टॉपिक लग रहे हैं उनको, जैसे कि इस बार पेपर में कोई नया टॉपिक आ गया, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कि आपको एकदम ही नहीं समझ में आया, उस तरह के क्वेश्चन आप डेली पूछ लिया कीजिएगा। जब भी कोई टीचर आपका पढ़ा रहा है आप उनसे पूछ लिया कीजिएगा, तो इससे वो सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। और अगर कोई बच्चा 20 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों को समझ करके कर ले रहा है, तो आप मान के चलिए आप कम से कम एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर आपने इतने पेपर को अच्छे से समझ लिया है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रहेंगी। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो वो पूछ सकता है। बाकी ये क्लास नियमित 5 बजे से आपकी चलेगी ही, तो कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो इस क्लास को यहीं पे विश्राम दिया जाए। ठीक है, तो डेली आप लोग थोड़ी बहुत मेहनत किया कीजिए, बाकी कोई समस्या नहीं आएगी। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछ ले। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने पेपर दिया होगा, हो सकता है अच्छा भी गया हो और ना भी गया हो, तो इसलिए बिल्कुल मत परेशान होइए, अपना पढ़ते लिखते रहिए। हाँ, ये है कि इसके लिए आपको सतत रूप से लगातार इसमें जुड़ने रहना पड़ता है, तो अपने से थोड़ा सा प्रयास करिए और टीचर के साथ रहिए, तो ये पेपर उतना कठिन नहीं होता। नहीं भैया, हम पढ़ाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे। मैंने बताया कि बाकी लोग भी आपको पढ़ा सकते हैं, तो वो अपना पढ़ाएंगे आ करके, ठीक है, तो और अच्छा पढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं, इसके लिए मत परेशान होइएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का आपकी क्लास नियमित लेकिन 5 ही बजे से चलेगी, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए, तो ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, अगले सेशन में फिर से जुड़ जाइएगा। ठीक, चलिए।